हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 विज्ञान विषय के अंतर्गत हम सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उनकी चर्चा हम करेंगे। हमने आपकी पूरी विज्ञान विषय की व्याख्या, पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा रखा है। साथ ही साथ चैप्टर 1 से लेकर 8 तक सभी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एमसीक्यू की चर्चा भी हमने कर ली है। और उसी कड़ी में आज हम अध्याय 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि न्यूटन किसका मात्रक है। तो आप सब जानते होंगे कि न्यूटन किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। किसका मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक है। सूत्र क्या होता है? F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। इसका मान बल के बराबर होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन। दूसरा प्रश्न, न्यूटन यानी एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन किसके बराबर होता है वो हमें बताना है। तो देखें, अभी हमने बताया F = ma। m क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। तो हमने मान लिया 1 किलोग्राम। त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1 kg मीटर बटे में सेकंड स्क्वायर। ये इसके बराबर है 1 न्यूटन। 1 न्यूटन कह लो या 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह लो। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता या केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु के अंदर क्या होता है? मौजूद होता है। चाहे वस्तु गतिशील हो या चाहे विराम अवस्था में हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, जड़त्व प्रत्येक वस्तु के अंदर मौजूद होता है। आगे, जब किसी वस्तु की गति क्या होती है? त्वरित होती है। तो जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है यानी उसकी गति में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि उस पर कोई न कोई बल कार्य कर रहा है। यदि किसी वस्तु की जो गति है वो गति अगर त्वरित हो रही है, त्वरित होने का मतलब बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उस पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति पहले बहुत धीरे धीरे साइकिल चला रहा था, ठीक है, समझ लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा था। पीछे क्या हुआ? एक व्यक्ति जोर से धक्का लगाना शुरू कर दिया उसने। तो अब वो क्या कर रहा है? अब वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल स्पीड से चल रही है। अब ये कब हुआ? जब दूसरे व्यक्ति ने बल लगाया। तो किसी भी वस्तु की अगर गति में वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस पर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, ठीक है। यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान हमारे पास ज्ञात हो, क्या ज्ञात है? बल ज्ञात है और द्रव्यमान ज्ञात है, ठीक है। तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? F = m गुणा a, यानी कि उसका त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। और क्या ज्ञात कर सकते हैं? यदि हमारे पास त्वरण है तो हम त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे में समय। तो हम वेग परिवर्तन की दर भी ज्ञात कर सकते हैं और समय भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि गति करने के लिए 1 किलोग्राम द्रव्यमान, m का मान कितना दिया हुआ है? 1 kg, किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है। F बराबर कितना दिया हुआ है? 1 न्यूटन। तो F = ma, a इक्वल क्या होगा? F/m। F कितना है? 1, m कितना है? 1, यानी कि त्वरण का मान कितना होगा? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या होगी? की स्पीड से ये गतिशील होगी। मान मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण से क्या होगी? ये गतिशील होगी। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, जब किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल लगाया जाता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। सही बात है।
इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु में क्या करता है, वस्तु की जो गति है या वस्तु तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है। तो इस प्रकार उत्पन्न त्वरण, तो यहां पर उत्पन्न जो त्वरण है वो क्या होगा, त्वरण हमेशा बल के समानुपाती होता है। सीधी सी बात है, यदि लगने वाला बल ज्यादा है तो उत्पन्न त्वरण का मान भी ज्यादा होगा, और यदि लगने वाला बल कम है तो उत्पन्न त्वरण का मान भी कम होगा। सिंपल सी बात है, यदि आप किसी को जोर से धक्का दोगे तो वो जोर से आगे की ओर बढ़ेगा, यदि आप किसी को धीरे से धक्का दोगे वो तो धीरे से आगे की ओर बढ़ेगा। यानी जो त्वरण है वो उत्पन्न त्वरण लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। आ रहा समझ में? देखो F समानुपाती है m के, यानी बल समानुपाती है द्रव्यमान के, और F समानुपाती है त्वरण के। यदि द्रव्यमान ज्यादा है तो उस पर लगने वाले बल का मान भी ज्यादा होगा, और यदि द्रव्यमान कम है तो उस पर लगने वाले बल का मान भी कम होगा। उसी तरह यदि लगने वाला बल ज्यादा है तो उत्पन्न त्वरण भी ज्यादा होगा, और यदि लगने वाला बल कम है तो उत्पन्न त्वरण भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि बल द्रव्यमान और त्वरण दोनों के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि गति करने के लिए 3 kg द्रव्यमान, m का मान कितना दिया हुआ है, 3 किलोग्राम, किसी वस्तु पर बल कितना लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं भाई साहब 12 न्यूटन, तो उस त्वरण का मान कितना होगा, F/m, यानी 12/3 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से वो वस्तु क्या होगी, गतिशील होगी। आगे बढ़ते हैं। 30 न्यूटन का कोई बल, F का मान कितना दिया हुआ है भाई साहब, 30 न्यूटन दिया हुआ है, पर 5 kg की किसी वस्तु पर, भाई साहब m कितना दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है बच्चों। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है दोस्तों 2 सेकंड। ठीक है, तो वस्तु का त्वरण कितना है, हमें वस्तु का त्वरण बताना है। तो देखें यहां पर समय का तो कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, A = F/m। F कितना है 30, m कितना है 5, 5 अंक 30, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वस्तु A और B, उनके द्रव्यमान, यानी A का द्रव्यमान 6 kg है और B का द्रव्यमान 34 kg है। ठीक है, A का जड़त्व B के जड़त्व से अधिक होगा, B का जड़त्व A के जड़त्व से अधिक होगा, A का जड़त्व B के जड़त्व के बराबर होगा और A B का जड़त्व 0 होगा। तो देखो जड़त्व क्या है, जड़त्व अपने आप में द्रव्यमान की एक माप है। क्या है, द्रव्यमान की एक माप है। मतलब क्या हुआ, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसके द्वारा उत्पन्न जड़त्व भी ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके द्वारा उत्पन्न जड़त्व का मान भी कम होगा। तो यहां पर B का द्रव्यमान ज्यादा है तो B का जड़त्व A के जड़त्व से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल, कैसा बल है, असंतुलित, मतलब जैसे ये एक रस्सी है और ये बीच वाला बिंदु है, यहां पर इस साइड में समझ लीजिए 10 लोग बल लगा रहे हैं और इस साइड में समझ लीजिए 2 लोग, तो ये कैसा बल है, ये असंतुलित बल है, क्योंकि दोनों के भागों के द्वारा लगने वाला जो बल है वो यहां पर परिणामी बल वो समान नहीं होगा। जिस भाग में ज्यादा लोग हैं उस भाग में ज्यादा बल लगेगा और जिस भाग में कम लोग हैं उस भाग में कम बल लगेगा, यानी कि ये कैसा बल हो जाएगा, असंतुलित बल। तो किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल के द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न जो त्वरण है वो कैसा होता है, वो शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य, क्योंकि त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब संतुलित बल लग रहा होता है। यदि असंतुलित बल लगेगा तो ऐसी स्थिति में वहां पर त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि त्वरण का मतलब ही क्या है, वेग परिवर्तन की दर, कि यदि वेग में क्या हो रहा है, वेग में अगर लगातार परिवर्तन हो रहा है तो ही वहां पर त्वरण उत्पन्न होगा, अन्यथा त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां पर असंतुलित बल लग रहा है, इस वजह से यहां पर उत्पन्न त्वरण कैसा होगा, शून्य होगा। आगे, कोई बल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु A में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। कितना, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी पहली स्थिति क्या दी हुई है, m दिया हुआ है m1 बराबर 10 kg। ठीक है, त्वरण A का मान कितना दिया हुआ है, A1 बराबर दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी स्थिति है, दूसरा कोई बल है, हाँ ठीक है, दूसरा बल किस पर लग रहा है,
यहां पर ग्राम है, ठीक है, केजी नहीं है, ग्राम है, यहां पर ग्राम कर ले। और M2 बराबर दिया हुआ है 20 ग्राम, और यहां पर त्वरण दिया हुआ है A2 बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, का उत्पन्न त्वरण करता है। तो हमें बताना है कि किस पर त्वरण का मान, किस पर बल का मान ज्यादा लग रहा है, ये हमें बताना है। तो देखो F इक्वल टू, ठीक है, ये भी ग्राम है, तो 10 गुणा 8 यानी कि 80 न्यूटन यहां पर लग जाएगा। और यहां पर कितना लगेगा, F2 बराबर यहां पर लगेगा 100 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर बी पर लगने वाला जो बल है वो क्या है, ज्यादा है, यानी ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगा है, यानी कि ज्यादा बल लग रहा है। हमने केवल F बराबर ma का सूत्र लगा दिया और दोनों के लिए F1 और F2 ज्ञात कर लिया, तो हमें पता चला कि बिंदु बी पर लगने वाला जो बल है, क्योंकि बी का द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर लगने वाले बल का मान भी ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु की गति में त्वरण होता है तब क्या होता है, सिंपल सी बात है, त्वरण का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, और त्वरण है यानी कि ऋणात्मक त्वरण की बात हो रही है, सॉरी धनात्मक त्वरण की बात हो रही है, और धनात्मक त्वरण का मतलब है कि वेग में वृद्धि हो रही है। और यदि मंदन की बात होती तो मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण की बात हो रही है, यानी कि वेग कम हो रहा है। तो यहां पर केवल त्वरण लिखा हुआ है, यानी धनात्मक त्वरण की बात हो रही है। ऐसी स्थिति में वेग हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। आगे, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है, ठीक है, अगर पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान हमारे पास ज्ञात है, क्या ज्ञात है, F ज्ञात है और M ज्ञात है, तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में पिंड का। तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, F इक्वल टू ma, हम A का मान यानी त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम का पिंड है, यानी M बराबर दिया हुआ है 1 kg भाई साहब, F बराबर दिया हुआ है 1 न्यूटन, तो A का मान कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गैलीलियो के प्रयोग से सिद्ध होता है कि, गैलीलियो के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, गैलीलियो के प्रयोग से जड़त्व का नियम सिद्ध होता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, यानी अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में बने रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो फिर वो गतिशील अवस्था में ही बने रहना चाहती है, ठीक है। यही कहता है जड़त्व का नियम। आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का गुण अधिक होता है, सिंपल सी बात है, जड़त्व अपने आप में द्रव्यमान की माप है, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें उत्पन्न जड़त्व का मान ज्यादा होगा, तो भारी वस्तु के अंदर जड़त्व का गुण अधिक होगा। ए और बी दो वस्तु है, ठीक है, उस पर समान बल समान समय तक लगाया जाता है, यानी F1 बराबर F2 है और T1 बराबर T2 है। ए की गति में परिवर्तन बी की तुलना में अधिक देखा जाता है, जड़त्व अधिक है। सिंपल सी बात है कि अगर ए की गति में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है मतलब उस पर लगने वाला बल ज्यादा है, तो वहां पर जड़त्व भी क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। जड़त्व का गुण क्या है, तो जड़त्व का गुण किसके कारण है, जड़त्व का गुण है मात्रा के कारण, किसके कारण, मात्रा के कारण, द्रव्यमान के कारण। बल परिवर्तित करता है, बल किसको परिवर्तित करता है, बल किसी वस्तु की गति को परिवर्तित करता है, या तो वो विराम अवस्था से उसे गतिशील अवस्था में ला सकता है या गतिशील अवस्था से उसे विराम अवस्था में ला सकता है, ठीक है, ये बल कर सकता है। यानी बल या तो विराम अवस्था से वस्तु को गतिशील अवस्था में ला सकता है या गतिशील अवस्था से वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, या उसके वेग को परिवर्तित कर सकता है, ये तीन चीजें कर सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संतुलित बल परिवर्तित करता है, तो जो संतुलित बल है वो गति में परिवर्तन नहीं करता, त्वरण में भी नहीं करता, लेकिन आकृति में परिवर्तन कर सकता है। 10 न्यूटन का बल, F बराबर दिया हुआ है भाई साहब 10 न्यूटन, त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का मान दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वस्तु की मात्रा क्या है, तो M इक्वल टू F अपॉन A, F कितना है 10, A कितना है 2, यानी कि भाई साहब 5 kg आपका उत्तर हो जाएगा। आगे, न्यूटन के प्रथम गति नियम से मिलता है, क्या मिलता है, बल की परिभाषा मिलती है F इक्वल टू ma, ठीक है।
न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या मिलता है, बल को मापने का तरीका मिलता है। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से हम P इक्वल टू एम वी यानी संवेग बल को मापने का एक तरीका है वो हमें पता लगता है, या हम कह सकते हैं संवेग के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व हो जाएगा। दो समान जड़ता वाली वस्तुओं को देने पर जड़त्व क्या हो जाएगा, तो अगर दो समान जड़त्व वाली वस्तु है उन दोनों पर अगर हम बल लगाएंगे तो जो जड़त्व है वो क्या हो जाएगा, वो दुगुना हो जाएगा। क्योंकि देखो दो वस्तु है M1 और M2 समझ लीजिए, इन दोनों पर अगर हम समान बल लगाएंगे तो ऐसी स्थिति में पहले जड़त्व कुछ और था, जैसे समझ लीजिए पहले जड़त्व था J1, तब पहले दोनों का क्या था, J1 था। अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा 2J1, क्योंकि J1 इसका और J1 इसका, दोनों पर अगर हम अलग अलग जड़त्व की गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2J1 यानी कि दुगुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर पहले एक वस्तु पर जड़त्व कार्य कर रहा था फिर हमने दो वस्तु पर जड़त्व लगा दिया या बल लगा दिया, तो अब की बार दो वस्तुओं का जड़त्व अगर उनका द्रव्यमान समान है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक बल F1 बराबर 10 kg की वस्तु पर लगाकर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण पैदा करता है। यानी F1 बराबर भाई साहब आपके सामने दिया हुआ है 10 kg और A1 बराबर दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा बल F2 दिया हुआ है 5 kg और A2 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मान है। किसका मान निकालना है हमें भाई, M1 और M2 का निकाल सकते हैं। देखो F और A दिया हुआ है तो F इक्वल टू एम ए, तो M1 बराबर F1 अपॉन A1 और M2 इक्वल टू F2 अपॉन A2, तो F1 अपॉन A1 अनुपात A2 अपॉन F2। F1 कितना है 10, A1 कितना है 4, A2 कितना है 2 और F2 कितना है 5, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी 1:1 आ रहा है। ये तो नहीं, देखो M1 का मान कितना है 10, यहां पर 4, ठीक है, ये कितना आ गया 5/2 M1। M2 कितना आएगा, M2 आ जाएगा 5/2, तो 5/2 5/2, ये तो हो जाएगा 1:1। तो यहां पर का मान है, किसका मान निकालना है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम सिंपल F1 और A1 का मान निकाले 10/4 बट्टे में 5/2, ये इधर हो जाएगा ये इधर हो जाएगा 20/20, ये तो एक ही हो जाएगा 1:1। अगर बर यहां पर हम करें द्रव्यमान, ठीक है, दस kg की वस्तु है 4 है, ठीक है, और यहां पर 5 kg की वस्तु है और 2 है, 5/2 5/2, तो यही क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो, बाकी दो वस्तु दी हुई है बल और त्वरण, तो हम द्रव्यमान की गणना ही कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास वो 1:1। या अगर हमें संवेग निकालना होता तो संवेग के लिए क्या होता, P इक्वल टू एम वी, वो चीज तो यहां पर है, V तो है ही नहीं। ठीक है, तो यही होगा 1:1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात हो जाएगा 1:1। आगे कोई अचर बल यानी बल का मान दिया हुआ है, सॉरी कोई अचर बल है जो M का मान दिया हुआ है 0.6 kg द्रव्यमान किसी पिंड में इतना त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का परिमाण कितना है, F इक्वल टू एम ए, 0.6 गुणा 0.08, पॉइंट हटा दिया 10, पॉइंट हटा दिया 100, 8 6 48, 48/1000, 0.048 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु में इतना त्वरण उत्पन्न करता है और दूसरा बल इतने द्रव्यमान की वस्तु में इतना त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, तो देखो F बराबर क्या हो जाएगा,
10 गुणा 8, यहाँ पर हो जाएगा 80 न्यूटन F1, और F2 कितना हो जाएगा 20 गुणा 5 यानी कि 100 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर ज्यादा किसमें लगेगा, बी वस्तु पर, तो हम कहेंगे बी, ए की अपेक्षा बी पर बल ज्यादा लग रहा है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या होगा, P इक्वल टू एम वी, P इक्वल टू एम वी। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग कितना हो जाएगा, तो P इक्वल टू एम वी पहले था, अगर v बाय 2 कर दे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी बाय 2, यानी ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम, प्रति नहीं गति, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, तो क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध जो बल है वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर लगते हैं। यदि दो वस्तु है, जैसे ये एक बक्सा है और यहां से एक व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है, इस पर अगर क्रिया बल लग रहा है तो इस पर प्रतिक्रिया बल लगेगा, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। ठीक है, कभी भी समान वस्तु पर नहीं लगते। किसी बल्लेबाज के द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। ठीक है, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत क्या एक घर्षण बल कार्य कर रहा है जो उस गेंद को आगे बढ़ने से रोक रहा है। इस वजह से धीरे धीरे गेंद की गति कम बढ़ती जाती है, और जब उस पर लगने वाला घर्षण बल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है या उस पर लगने वाले गति बल के बराबर हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, गेंद रुक जाती है। अगला, किसी पिंड पर एक बल कार्य करता है। यदि पिंड पर क्रियाशील बल और पिंड का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम मदद करता है पता लगाने में। पिंड का हमारे पास द्रव्यमान है और बल है, तो हम त्वरण की गणना आसानी से कर सकते हैं। द्रव्यमान निम्न में से संबंध से प्राप्त होता है। द्रव्यमान किसके संबंध से प्राप्त होता है, तो F इक्वल टू एम ए। एम क्या है, द्रव्यमान, तो F अपॉन ए यानी बल बटे त्वरण, यहां से प्राप्त होता है द्रव्यमान। रस्सी खींचने वाले खेल में दो विपरीत टीमें एक समान परंतु विपरीत दिशा में 200 केजी के भार के बल से खींच रहे हैं। रस्सी विराम अवस्था में है, तो रस्सी पर तनाव कितना है, तो रस्सी पर तनाव कितना है, 200 केजी है। कितना है, 200 केजी। ठीक है, क्योंकि जो परिणामी बल है वो कितना है, 200 केजी है, दोनों तरफ समान है, तभी तो रस्सी कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। दो गुटकों की आकृति और साइज बराबर है, आकृति और आकार बराबर है, किंतु भिन्न भिन्न धातुओं के बने हुए हैं। ठीक है, बराबर परिमाण के बल लगाने पर यानी F1 बराबर F2 वे क्षैतिज दिशा में गतिशील हो जाते हैं। यदि एक गुटका में उत्पन्न त्वरण दूसरे में उत्पन्न त्वरण का 5 गुना हो, यानी पहले के अंदर उत्पन्न जो त्वरण है वो ऐसा है कुछ। ठीक है, A2 का कितना है, 5 गुना, तो पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा। द्रव्यमान किस पर निर्भर करेगा, F1 अपॉन A1 और M2 बराबर F2 अपॉन A2, तो F1 और F2 तो बराबर है, तो A2 अपॉन A1 यानी कि 5:1। ठीक है, 1 किलोग्राम पिंड पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, तब पिंड देखो F इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम F अपॉन एम 1/1 यानी त्वरण का मान कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला, बालकों के दो समूह एक रस्सी की विपरीत दिशाओं में खींच रहे हैं। एक रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। प्रत्येक समूह रस्सी पर 10 न्यूटन का खींचाव बल लगाता है। रस्सी तनाव का बल कितना होगा। देखो दोनों समूह रस्सी की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं। प्रत्येक समूह देखो समान बल लगा रहा है 10 न्यूटन, तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो भी कितना होगा, 10 न्यूटन होगा। जिस गुण के कारण कोई पिंड अपनी विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है वो कहलाता है जड़त्व का गुण। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है आपका 1 किलोग्राम भार। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है कि किसी वस्तु का संवेग सदैव संरक्षित रहता है जितना
पहले था उतना का उतना, बाद में संवेग रहता है, संवेग में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु का संवेग P इक्वल टू एम वी, P निर्भर करता है m पर, P निर्भर करता है v पर। m का मतलब द्रव्यमान, v का मतलब वेग। तो जो संवेग है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग पर। एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में, यानी कि m बराबर दिया हुआ है आपका 1 kg और a बराबर दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस बल को क्या कहेंगे? इस बल को कहेंगे 1 न्यूटन भाई साहब कहेंगे। अब 1 न्यूटन तो यहां पर नहीं दिया हुआ, तो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका इंजन न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का जो इंजन है वो संवेग संरक्षण के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित होता है, और साथ ही साथ ये संवेग संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। अगला प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, कितने किलोग्राम की? 2 किलोग्राम की, यानी m बराबर दिया हुआ है 2 kg। ठीक है। एक निश्चित वेग से चल रही है। वह पहले सेकंड में 3 मीटर और अगले सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो वस्तु पर कार्यरत बल का परिमाण क्या है? तो देखो सूत्र क्या है? F इक्वल टू एम ए। F1 बराबर m1, ए की जगह क्या होता है? ए की जगह होता है v अपॉन टी, और वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे में समय। तो m1 गुणा विस्थापन d बटे में समय, और समय का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर। ठीक है। अब समय तो यहां पर 1 सेकंड है, इधर भी 1 सेकंड है, इधर भी 1 सेकंड है। तो m कितना है? 2 kg, विस्थापन कितना है? 3, यानी कि 6 न्यूटन F1 का मान हो गया। फिर बात करें F2, m2 गुणा d अपॉन टी स्क्वायर। m2 यानी वो 2 kg, अब की बार विस्थापन कितना हो रहा है? 1, यानी कि 2 न्यूटन। F2 कितना आ गया? 2 न्यूटन। अब परिणामी बल कितना हो गया? 6 न्यूटन में से 2 न्यूटन गया, तो 6 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, यानी कि 4 न्यूटन आपका परिणामी बल आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेबल पर रखी किताब को पूर्व की ओर ठेला जाता है या धकेला जाता है? ठीक है। किताब से टेबल पर लगा घर्षण बल होगा। तो टेबल पर रखी किताब को पूर्व की ओर धकेला जाता है। ठीक है। तो किताब से टेबल पर लगने वाला घर्षण बल किस तरफ होगा? तो वो भी किस तरफ होगा? वो भी पूर्व की ओर होगा। टेबल पर रखी किताब को, देखें यहां पर चित्र बनाते हैं, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। ये है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। किताब को पूर्व की ओर धकेल रहे हैं, तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा? घर्षण बल पीछे की तरफ लगेगा, पश्चिम की ओर। ठीक है। क्योंकि घर्षण बल तो उसे रोकने का काम करेगा, यानी घर्षण बल कहां लगेगा? घर्षण बल उसके पीछे की तरफ लगेगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरते पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी पर 10 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है। पत्थर के टुकड़े की मात्रा करीब किसके बराबर होगी? तो वो बराबर होगी 1 kg के, क्योंकि यहां पर 10 न्यूटन का मतलब किससे है? 9.8 न्यूटन। ठीक है, उससे लिया गया है, जो कि लगभग 10 के करीब है। और ये कब लगता है? जब वस्तु का भार लगभग 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है। पूर्व की ओर नियत वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते आदमी पर रोड का घर्षण बल है। पूर्व की ओर नियत वेग से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हुए आदमी पर रोड का घर्षण बल कितना है? तो अगर वो नियत वेग से चल रहा है, ऐसी स्थिति में घर्षण बल कौन सा है? 0 है। क्योंकि अगर घर्षण बल कार्य कर रहा होता तो ऐसी स्थिति में वो नियत वेग से नहीं चल रहा होता, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा होता। लेकिन बोल रहा है कि वो नियत वेग से यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब वहां पर लगने वाला घर्षण बल 0 है। 5 kg की वस्तु को धागे से बांधकर लटकाया जाता है। धागे में तनाव होगा करीब, तो धागे के अंदर जो तनाव है वो कितना होगा? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, तो वहां पर F इक्वल टू एम ए। एम है 5 kg, त्वरण लगभग 10 kg, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो वहां पर लगभग 50 न्यूटन बल या तनाव कार्यरत होगा। संवेग संरक्षण का नियम कहां पर लागू होता है? टक्कर में, घोड़े को गाड़ी खींचने में, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु में, तो सभी में लागू होता है। भारी वस्तु A से हल्की वस्तु B पर लगा बल F1 है और B से A पर लगा बल F2 है,
तो यदि ए से भारी वस्तु, ए से हल्की वस्तु पर लगा बल F1 है, ठीक है, और बी से ए पर लगा बल F2 है, तो भारी वस्तु से हल्की वस्तु पर लगने वाला बल F1 है और हल्की वस्तु से भारी वस्तु पर लगने वाला बल F2 है, ठीक है। तो दोनों बल कैसे होंगे? दोनों बल आपस में बराबर होंगे, ठीक है। क्यों? देखो, भारी वस्तु से हल्की वस्तु पर क्या लगेगा? कम बल लगेगा, सिंपल सी बात है। जैसे बी पर लग रहा है 5 न्यूटन, अब की बार बी से ए पर कितना न्यूटन लगेगा? उस पर भी कम ही लगेगा, तो वहां पर भी दोनों बल कैसे होंगे? दोनों बल बराबर होंगे, ठीक है। अगला, पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर उससे पके फल गिरते हैं, इसकी व्याख्या न्यूटन की गति के कौन से नियम से होती है? प्रथम नियम से, जड़त्व के नियम से। पृथ्वी और चांद के बीच कौन सा बल लगता है? दूरी पर स्थित क्रिया बल। प्रक्षेपित किए गए ठेले पर लगा पृथ्वी का गुरुत्व बल बदलता है, ठेले के वेग का बदलता है। तो ऐसी स्थिति में जब गुरुत्व बल का मान बदलता है तो वेग का मान और दिशा दोनों ही बदलते हैं, ठीक है। बल की इकाई न्यूटन है, जो कि बराबर है, किसके बराबर है? तो बल की इकाई जो न्यूटन है वो बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां पर गलत प्रिंट हुआ है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, जिसे हम 1 न्यूटन कहते हैं। m मात्रा की वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु के प्राप्त त्वरण समानुपाती किसके होता है? देखो, m मात्रा की वस्तु पर F इक्वल टू ma, तो ये किसके समानुपाती होगा? ये होगा m इनवर्स के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बंदूक से गोली दागने में सुरक्षित रहता है संवेग। न्यूटन के तृतीय गति नियम से मिलता है, क्या मिलता है? दो वस्तुओं के बीच बलों में संबंध, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्रिया प्रतिक्रिया बल लगते हैं दो अलग अलग वस्तुओं पर। मेज पर रखी किताब को नीचे गिरने से कौन रोकता है? तो घर्षण बल रोकता है। किसी वस्तु का वेग घटकर आधा हो जाने पर आधा हो जाएगा, उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन समानुपाती होता है, P इक्वल टू एम वी, किसके समानुपाती होता है? और P इक्वल टू एम वी, तो m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है F अपॉन A गुणा V, ठीक है, और P बराबर हो जाएगा F अपॉन डेल V गुणा V अपॉन T, यानी V से V कट गया तो P इक्वल टू एफ टी, यानी कि ये किसके समानुपाती होता है? बल और समय अंतराल F के गुणनफल के, यहां से आया, ठीक है। फिर से देखो, P इक्वल टू एम वी होता है, m की जगह मैंने रख दिया F अपॉन A की जगह रख दिया हमने V अपॉन T, V से V कट गया, बचा अपॉन T, T चला गया ऊपर, P इक्वल टू F गुणा T, यानी P बराबर बल गुणा समय अंतराल। आगे, एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है संवेग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि P इक्वल टू एम वी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है संवेग, ताकि वो ज्यादा दूरी को कवर कर सके। तेज गेंद को पकड़ते समय हथेली को पीछे खींचा जाता है, ऐसा करने पर हथेली पर छोटा बल लगता है, ठीक है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की गति के हथेली को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, तो ऐसा करने से हथेली पर छोटा बल लगता है। इसकी व्याख्या कौन से होती है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, ठीक है, संवेग के नियम से। हवा भरे बैलून का मुंह खोल देने पर बैलून क्या होगा? तेजी से भागेगा। प्लास्टिक पाइप से पानी निकलते समय पाइप पीछे भागता है, ठीक है। इसकी व्याख्या होती है न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। गोली दागते समय बंदूक को रखना चाहिए कंधे से सटाकर, क्योंकि वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया बल कार्य करता है और कंधे को जोर से झटका लग सकता है, इस वजह से कंधे से सटाकर रखनी चाहिए। M1U1 प्लस M2U2 बराबर M1V1 प्लस M2V2। M2V2 गणितीय रूप है दो पिंडों के टक्कर में संवेग संरक्षण के नियम का। चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है पृथ्वी से लगते हुए बल के कारण, यानी पृथ्वी के द्वारा लगने वाले बल के कारण। ऐसी दिशा जिसमें वस्तु पर बल लगाने पर भी वस्तु गति नहीं करती है, उस बल को क्या कहते हैं? असंतुलित बल। किन क्रियाओं पर बल की अवधारणा आधारित है? खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना, उपरोक्त सभी पर।
बल के प्रयोग से वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? गति की दिशा में हो सकता है, वेग के परिमाण में हो सकता है, आकार और आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी में परिवर्तन हो सकता है। असंतुलित बल किस दिशा में कार्य करता है? वस्तु के खिसकने की दिशा में। एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने में घर्षण बल कहां उत्पन्न होता है? तो कहां पर होगा? बक्से के नीचे वाली सतह और फर्श के बीच में। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है? तो वस्तु के धकेलने की विपरीत दिशा में। यदि वस्तु को इस तरफ गति कर रही है तो घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में कार्य करेगा। एक बक्सा खुरदरे फर्श पर कब खिसकता है? जब धकेलने में लगने वाला बल घर्षण बल से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तो वहां पर वो गति करना शुरू कर देगी। अगर दो आनत तल के झुकाव समान है तो कांच की गोली एक आनत तल से छोड़ने पर दूसरे आनत तल तक कितनी दूरी तक चढ़ेगी? तो समान दूरी तक। यह किस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकला था कि जब कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता तो वस्तु निश्चित गति से चलती रहती है? यह बताया था गैलीलियो महासाहब ने। दो अनुआनत तल में से एक के बल को अगर शून्य कर दे तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो ऐसी स्थिति में गोली चलती रहेगी। ठीक है। घर्षण को कम करने के लिए क्या उपाय है? चिकने समतल का उपयोग कर सकते हैं, सतह पर चिकना युक्त पदार्थ का लेप कर सकते हैं, पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए और बी सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? वही जड़त्व का नियम कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और यदि गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन ने बल और गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे महासाहब ने। गति के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व के नियम से। क्या कारण है कि फुटबॉल को किक लगाते ही वह दूर चली जाती है और बड़े पत्थर पर किक लगाने से वह हिलता भी नहीं है? कारण क्या है? फुटबॉल का जड़त्व ज्यादा होने से, फुटबॉल का जड़त्व कम होने से। तो बात क्या है कि यहां पर फुटबॉल का जड़त्व कम होने की वजह से वो गति कर जाती है, लेकिन पत्थर का जड़त्व ज्यादा होने की वजह से वो गति नहीं करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फुटबॉल का द्रव्यमान ज्यादा कम होता है तो वहां पर लगने वाला जड़त्व का मान भी कम होता है। इस वजह से जड़त्व कम होने के कारण फुटबॉल गति कर देती है, लेकिन पत्थर का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसके द्वारा उत्पन्न जड़त्व का मान भी ज्यादा होता है, इस वजह से वो गति नहीं कर पाता। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 9 बल तथा गति के नियम के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बन रहे थे उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।